गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान पुलिस के प्रदेश के 35वें पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन होंगे। तो राजस्थान में आपको बता दें कि उमेश मिश्रा है, इनको राजस्थान पुलिस का नया महानिदेशक बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो डीजी इंटेलिजेंस के उमेश मिश्रा जो राजस्थान पुलिस के 35वें डीजीपी होंगे। जी हाँ, इस पर राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। वर्तमान में डीजीपी एमएल लाठर तो 3 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद उमेश मिश्रा है वो नए पुलिस महानिदेशक बने हैं राजस्थान पुलिस में। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक रहेगा। भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी है उमेश मिश्रा, जो विशिष्ट सेवाओं के लिए इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक भी मिल चुका है। उमेश मिश्रा जिनका जन्म 1 मई 1964 को कुशीनगर यूपी में हुआ था और वे 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है। ये राजस्थान के चूरू, भरतपुर, पाली के एसपी भी रह चुके हैं और वर्तमान में डीजीपी इंटेलिजेंस के रूप में ये कार्यरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी वर्ष 2023 में होने वाली G20 की 200 बैठकों में से एक बैठक का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होने जा रहा है। तो जोधपुर में इस बैठक का आयोजन किया जा सकता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आगामी वर्ष 2023 में G20 देशों के जो समूह का नेतृत्व भारत करने जा रहा है, इसका इंडोनेशिया में 17वां सम्मेलन है वो अगले माह में हो रहा है, जिसके बाद दिसंबर में अगले साल सितंबर तक भारत इसका नेतृत्व करेगा। इस दौरान G20 की 200 बैठकों का आयोजन देश में ही होगा। इसमें एक बैठक अगले साल जोधपुर में करवाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में अलग अलग मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान फाउंडेशन के जो आयुक्त है धीरज श्रीवास्तव, उनके अनुसार जोधपुर में होने वाली इस मीटिंग में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए प्रारूप पर चर्चा की जाएगी। तो G20 की ये बैठक है जो आयोजित की जाएगी जोधपुर में। ये मीटिंग अगले साल 2 और 3 फरवरी को होगी। G20 के राष्ट्राध्यक्ष का शिखर सम्मेलन भी अगले साल सितंबर में किया जा रहा है। तो अगले एक साल में देश के कई शहरों में G20 देशों के प्रतिनिधियों की अलग अलग विषय पर बैठक आयोजित की जा रही है। G20 जो विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के जो रिप्स 2022 के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है। तो सीएम अशोक गहलोत ने यह प्रस्ताव मंजूर किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार द्वारा जो प्रदेश के आधारभूत विकास में उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 रिप्स 2022 के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस स्वीकृति से रिप्स 2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की गई विद्युत कर पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी। साथ ही साथ इकाइयों को इस छूट का लाभ रिप्स 2022 में राज्य में उद्योगों के उचित विकास और निवेश के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने रिप्स 2022 योजना शुरू की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने राज्य सरकार को जो सीकर जिले के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है। तो नाबार्ड द्वारा सीकर जिले के लिए इसमें 54 करोड़ 98 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं सीकर के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा राज्य सरकार को सीकर जिले में 3 नए सरकारी विद्यालय, 4 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के निर्माण के साथ साथ 219 सरकारी विद्यालयों में 418 कमरे बनाने के लिए 54 करोड़ 98 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह वित्तीय सहायता राशि राज्य सरकार को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत जारी की गई है, जो सभी निर्माण कार्यों के लिए जो सीकर के लिए 65 करोड़ 49 लाख रुपए इसकी लागत आएगी, जिसमें कुल लागत का 85% नाबार्ड द्वारा और 15% राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस जिले में 37वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान के सीकर में 37वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप शुरू हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 37वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ है वो सीकर में किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सीकर में ये 37वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का विधिवत शुभारंभ है वो सीकर जिला मुख्यालय के जो के स्कूल ग्राउंड में शुरू किया गया है। सीकर में बास्केटबॉल संघ की ओर से 37वीं जो स्टेट लेवल बास्केटबॉल चैंपियनशिप है जिसका आयोजन 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक किया गया है। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के 33 जिलों से 66 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप का जो समापन समारोह है वो 31 अक्टूबर यानी आज ही इसे आयोजित किया जाएगा और चैंपियनशिप के बाद 12 खिलाड़ियों को नेशनल चैंपियनशिप के लिए आगे भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के लोकार्पण महोत्सव को 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है? तो राजसमंद जिले में जो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जिसका लोकार्पण महोत्सव आयोजित हो रहा है 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बनी इस शिव मूर्ति की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 369 फीट है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जिसका लोकार्पण समारोह का आयोजन 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के निर्माण में 10 वर्षों का समय लगा है और ये शिव प्रतिमा जो संत कृपा सनातन संस्थान की तरफ से तैयार की गई है। इस प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम यानी स्टैचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टैचू ऑफ बिलीफ इसे नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इसे 20 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है, यानी सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्व की 369 फीट इसकी ऊंचाई है। साल 2012 को मोरारी बापू के द्वारा ही इस प्रतिमा की नींव रखी गई थी। इस प्रतिमा का निर्माण संत कृपा सनातन संस्थान के ट्रस्टी मदन पालीवाल के द्वारा करवाया गया है। इस दौरान मुरारी बापू की 9 दिवसीय रामकथा भी आयोजित की जाएगी। तो 369 फीट ऊंची शिव प्रतिमा को बनाने में तकरीबन 10 साल लगे हैं और ये इतनी मजबूत है कि 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज हवा से भी इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्रतिमा के अंदर अलग अलग ऊंचाई तक जाने के लिए 4 लिफ्ट इसमें लगाई गई है और इसमें कई तरह की विशेषताएं हैं जिसमें भीतर लगे लिफ्ट के सहारे 20 फीट से लेकर 351 फीट की ऊंचाई तक दर्शन के लिए इसमें जा सकते हैं। सरकार द्वारा हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं? तो इसके लिए 129.19 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार द्वारा हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए 129.19 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसमें हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए 129.19 करोड़ रुपए में से लगभग जो 12,891 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई दक्षता में वृद्धि की जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए जरूरत भर का पानी इसमें मिल सकेगा। प्रस्तावित कार्य से बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र की आनंदपुरी तहसील और आसपास के सैकड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। हरिदेव जोशी नहर तंत्र का जो इसकी वितरण प्रणाली के तहत रोहनिया माइनर, छाजा माइनर, अंबादरा माइनर के साथ साथ 52 माइनर और सब माइनरों की जो कुल 270 किलोमीटर लंबाई के मरम्मत कार्य इसमें करवाए जा सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान है वो हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करते हुए राजस्थान है वो भारत में हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये कदम न केवल राज्य के स्वास्थ्य के क्षेत्र पर खर्च की जा रही राशि की बेहतर और अत्यधिक संतुलन जो समझ रखने में मदद करेगा, बल्कि इनके प्रभाव को भी बेहतर तरीके से समझेगा। इन हेल्थ अकाउंट्स के डेटा से प्राप्त डेटा का उपयोग भविष्य में बेहतर नीति के निर्धारण के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक WHO हेल्थ अकाउंट्स बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता इसमें मदद करेगा और इसी उद्देश्य से WHO ने पिछले सप्ताह जो सचिवालय में ओरिएंटेशन सेशन भी आयोजित किया गया था। राज्य हेल्थ अकाउंट्स के माध्यम से स्वास्थ्य व्यय की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग भी इसके माध्यम से की जा सकेगी और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जो हेल्थ डाटा का उपयोग है वो किया जा सकेगा। तो राइट टू हेल्थ भी कानून है वो लाया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा। नेक्स्ट है,
हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में 18 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस सेमिनार को बीकानेर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर में शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास, नई दिल्ली तथा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विश्व के महान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रियों का शिक्षा में योगदान, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में इस विषय पर 18 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, जिसका आयोजन बीकानेर में किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो नई शिक्षा नीति 2020 को वैश्विक परिदृश्य की ओर विकसित करते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए नए आयाम स्थापित करना है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो इसके कुलपति है प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा फिजी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक ये 12वां हिंदी जो विश्व हिंदी सम्मेलन है जिसकी मेज़बानी फिजी करने वाला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फिजी है वो अगले साल 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इसी के साथ ही फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करवाने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश जो पैसिफिक देश है वो बनेगा। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में फिजियन शहर नाडी में इसे आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इसमें करने वाले हैं। इसके अलावा फिजी जो हिंदी को फिजी के संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में भी शामिल किया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यूके स्थित एविएशन एनालिटिक्स फर्म OAG के एक रिपोर्ट के अनुसार जो अक्टूबर 2022 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है वो दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा के रूप में उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट ने अक्टूबर 2019 में 14वें स्थान पर अपनी स्थिति में सुधार किया है, तो 10वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है विश्व का जो दिल्ली एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली में है। अमेरिका में हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2022 में अक्टूबर 2022 में दुनिया के व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? एक बार फिर से सुनिएगा, सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।